आज का जो चर्चा होने वाला है हमारे संविधान के भाग 5 अर्थात यूनियन यानी संघ के बारे में चर्चा है। इसमें हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति का पद जो है ना अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। 52 में है ना राष्ट्रपति का पद है। 53 में कार्यपालिका का प्रधान होता है। 54 के अनुसार निर्वाचन होता है। 55 के अनुसार राष्ट्रपति का कोटा है। 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 के अनुसार उनका दोबारा निर्वाचन हो सकता है। 58 के अनुसार योग्यता है। 59 के अनुसार दशा है। 60 के अनुसार शपथ है। 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति जो है देश का औपचारिक अर्थात नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम होता है। अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इनका निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अपने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मौजूद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। अब एक संशोधन हुआ है 69वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ है। इसके द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। इसके बाद 70वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। एक स्थिति है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी ना तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि ये 6 महीना में करा लेना अनिवार्य माना जाता है। संविधान में चर्चा है इनकी। एक एमएलए का वोट का वैल्यू जो है ना, राज्य का जितना जनसंख्या होगा उसके बट्टा में राज्य का कुल एमएलए गुने 1000 है। उसी प्रकार एक एमपी जिसको सांसद कहते हैं उसके वोट का वैल्यू कुल एमएलए का वोट मतलब कुल निर्वाचित सांसद की संख्या, जैसे 543 प्लस 233 ये है। भारत में 28 राज्यों के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट 5,49,495 आता है और कुल एमपी का वोट 5,49,498 के लगभग आता है। इस प्रकार 11 लाख वोट कुल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति की जमानत राशि यह ऐसी राशि है चुनाव लड़ने से पहले आरबीआई के पास जमा करनी होती है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। यदि 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो ये वापस नहीं की जाएगी। अतः इसे संविधान में इसे अपमान की स्थिति माने जाती है। तो राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति के लिए 15,000, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचन के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 25,000, उसी प्रकार SC/ST के लिए 12,500, राज्य विधानसभा और विधान परिषद के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 और SC/ST के लिए 5,000। अब आता है अनुच्छेद 55। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। ऐसा माना है कि जमानत जब जब्त भी हो जाएगा ना तो उसके बाद ही प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु यदि कोटा से कम वोट मिला है तो जीते हुए को भी पद से हटा देना है और उस पर पुनः चुनाव कराया जाता है। तो कोटा का फॉर्मूला है कि जितना वोट पड़ा +1 बटा कुल प्रत्याशी +1। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए। और एक है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है अमेरिका का। अनुच्छेद 57
एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक राजेंद्र प्रसाद ही द्वारा निर्वाचित हुए हैं। 58 इसमें योग्यता है राष्ट्रपति की। योग्यता यह है कि पहला नागरिक हो भारत का, अब 35 वर्ष उसका आयु हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। अब अनुच्छेद 59 है दशाएं यानी शर्तें कि वो पागल या कंगाल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी भी सदस्य ना हो। अनुच्छेद 60 आता है कि शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करा दिलाते हैं। अगर वो नहीं है तो शेष 33 में से वरिष्ठ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 महाभियोग इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारियों पर लगाया जाता है, किंतु उसे संसद की कार्यवाही या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसएस के संविधान से लिया गया है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाभियोग में सांसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण है। पहला कि संविधान का अतिक्रमण कर दे, दूसरा कि मंत्रिमंडल की सलाह को न माने, तीसरा किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसको अनुमति लेने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, और 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा, किंतु दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा, और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त होता है, जैसे कार्यकाल की समाप्ति हो गई, महाभियोग लग गया, त्यागपत्र दे दिया, मृत्यु हो गई, निर्वाचन अवैध हो गया। ठीक, कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके नए उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए। अब बाकी के जो 4 परिस्थिति है ना, उसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। पहला बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बीडी जत्था 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण आए थे। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते बल्कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती है। देखिए, कार्यकारी शक्ति होती है, पहले इसको देखते हैं। कार्यकारी शक्ति के तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि। भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा जिनके पास शक्ति है, विधायी शक्ति, यानी कि लेजिस्लेचर पावर। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के 17वां तथा 17 आहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है।
अनुच्छेद 331, इसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये अभी निरस्त है फिलहाल। अनुच्छेद 332, राज्य विधानसभा में SC ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। दोनों एक दूसरे से लिंक अप है। वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच में टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार से किसी सजा को माफ कर सकता है। पहला, क्षमा, पार्डन, मतलब कि कंप्लीट माफ कर देता है। लघुकरण, कम्यूट, इसमें सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय को नहीं घटाते हैं। जैसे फांसी का सजा हुआ तो उसको आजीवन कारावास कर देना। परिहार, रेमिशन, इसमें राष्ट्रपति जो है ना समय घटा देते हैं, जैसे 10 साल से 5 साल कर देना कठोर कारावास को। विराम, रिस्पाइट, किसी कैदी यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसे सजा को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक लगा देते हैं, उसे विराम कहते हैं। परिविलंबन, रिप्रीव, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो उसे परिविलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी दया याचिका मर्सी अपील कर सके। नोट है एक, राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना का कोर्ट मार्शल दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है? सैन्य शक्ति यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः यह किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी पावर, अनुच्छेद 352, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें है 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों तथा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। दोनों सदन में अनुमोदन मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए गए आपात लागू कर देती है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट को दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? इसे मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। 352 जब लागू होता है तो 358 स्वतः लागू हो जाता है। इसमें अनुच्छेद 19 में दी गई सभी प्रकार की स्वतंत्रता स्थगित कर दी जाती है। अनुच्छेद 359, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। राज्य सरकार जो है शक्ति विहीन हो जाएगा। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किंतु उसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। 1962 में चीन युद्ध, 1971 में बांग्लादेश संकट, 1975 में आंतरिक अशांति। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब आता है राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन 356। यह तब लगाया जाता है जब राज्य संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देश पर कार्य करेगी। यदि 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश द्वारा
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपात लागू कर दिया जाएगा। राजकीय आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदन करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। 6 महीने करके अनुमोदन करके इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अपवाद के रूप में पंजाब राजकीय आपात 3 वर्षों से अधिक लगा था। पहली बार राजकीय आपात पेप्सू 1951 में लागू हुआ। राजकीय आपात का प्रभाव, राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती है। मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं रहता है। राज्य की विधायी शक्ति संसद के पास चली जाएगी। राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होने लगेगा। राजकीय आपात के दौरान हाईकोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होता है। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, यह यूएसए के संविधान से लाया गया है। यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो। इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदित करेगी। एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक लागू रहेगा जब तक कि संसद इसे स्वयं न हटा दे। अब तक वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। इसमें क्या प्रभाव रहेगा वित्तीय आपात में? राष्ट्रपति को छोड़कर सबका कर्मचारियों को वेतन काट लिया जाएगा। सरकारी खर्च में कटौती कर ली जाएगी। टैक्स बढ़ जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है ना, इसमें इसका अनुमोदन 30 दिन के भीतर और नई लोकसभा इसको 30 दिन के अंदर करेगी। राजकीय आपात 356 में है ना, इसको 60 दिन के भीतर अनुमोदन मिलेगा और 30 दिन के अंदर नई लोकसभा करेगी। वित्तीय आपात 360 में है, इसे 60 दिन के भीतर अनुमोदन और 30 दिन के अंदर नई लोकसभा करेगी। विवेकाधिकार शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर अर्थात किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर करते हैं। जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं और 30 दिन के भीतर उन्हें बहुमत सिद्ध करने की कहा जाता है। यदि वे 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध कर दिए तो वह प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, अन्यथा दोबारा चुनाव कराया जाएगा। राष्ट्रपति का वीटो पावर, विधेयक को रोकने के लिए विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। निलंबकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए जब विधेयक को लौटाते हैं तो उसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए बल्कि उसे अपने ही पास रख ले, उसे जेबी वीटो कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का उपयोग किया था। विशेषाधिकार शक्ति, प्रिविलेज्ड पावर। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है किंतु फौजदारी मुकदमा उनके कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के महाकुलाधिपति होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति खत्म हो गया। अब जो है ना, उपराष्ट्रपति की चर्चा है इसी में। उपराष्ट्रपति का विषय ऐसा है कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक है। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का पद है जो कि यूएसए से संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में है ना कि यह उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन यह सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। हाँ, ठीक। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा है।
इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। ठीक। अनुच्छेद 66 में क्या कहता है? निर्वाचन, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। यह भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। इनमें अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है, यह बात याद रखिएगा। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता क्या क्या है? वह भारत का नागरिक हो, पहला बात। दूसरा कि पागल दिवालिया ना हो। तीसरा 35 वर्ष की आयु हो। चौथा लाभ के पद पर न हो। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हो। 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करनी होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 67 कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु इसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद उन्मुक्त करना। यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है। महाभियोग प्रक्रिया 1/4 यानी कि 25% मत की आवश्यकता होती है स्टार्ट करने के लिए। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 2/3 मत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वो अपनी बात लोकसभा में रख सके। वही बात है, यदि लोकसभा में भी पारित कर दिया 2/3 66% बहुमत से तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। देखिए एक चीज इसमें याद रखना, इसका प्रारंभ राज्यसभा से ही होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 70 वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करेंगे, जैसे खराब स्वास्थ्य, अपहरण इत्यादि। दो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया था। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे राष्ट्रपति। 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। 1861 से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली लागू किया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया गया। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का वर्णन। अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्य संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होती है। राष्ट्रपति से कार्य को आसान करने के लिए एक कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 पीएम का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद की कार्रवाई की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
चलिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति खत्म हो गया है। अगला वीडियो में जो है ना पार्लियामेंट संसद की चर्चा करेंगे।